वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको भी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का अंतर कंफ्यूज करता है? G6 क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो से मार्केट में पैसा कैसे आता जाता है? और IPO vs FPO या बॉन्ड यील्ड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? आज के इस एक सिंगल वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट्स के पूरे चैप्टर को 12 इजी मॉड्यूल्स में 0 से एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी, कॉमर्स, फाइनेंस के स्टूडेंट हो या स्टॉक मार्केट बिगिनर, ये कंप्लीट मास्टर क्लास आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स को ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन के बेसिस पर दो मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस के लिए होता है जो एक साल से कम, स्पेसिफिकली 364 डेज तक के लिए होते हैं, और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस के लिए होता है जो एक साल या उससे अधिक, 365 डेज और उससे ज्यादा के लिए होते हैं। इनका डिटेल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो मनी मार्केट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रेगुलेट करता है। यह शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी से डील करता है। इसका कोई फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन नहीं होता क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस का एक सिस्टम है और इसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज डोमिनेट करती हैं जबकि इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन कम होता है। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेट करता है। ये शेयर्स और स्टॉक्स से डील करता है। इसका फिक्स्ड फिजिकल प्लेस होता है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, दलाल स्ट्रीट या निफ्टी 50, और इसमें इंडिविजुअल्स डोमिनेट करते हैं जबकि गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन कम होता है। फर्दरमोर मनी मार्केट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो सेंट्रल अथॉरिटी जैसे RBI द्वारा रेगुलेटेड, स्ट्रक्चर्ड और लाइसेंस्ड होता है जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो किसी सेंट्रल मिनिस्ट्री या ऑफिस से रेगुलेट नहीं होता जैसे गांव के मनी लेंडर्स या साहूकार्स जो बिना लाइसेंस के 2%, 8% या 10% जैसे हाई इंटरेस्ट रेट्स पर पैसा देते हैं। स्टैंडर्ड कोर्स स्टडी एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पर फोकस करती है। फाइनेंशियल मार्केट्स का एक कोर कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G6 जो एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज गवर्नमेंट लोन लेने के लिए करती है। जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है जैसे 1000 करोड़ रुपीस, तो वो RBI को अपने बहाफ पर पब्लिक से फंड्स रेज करने को कहती है और RBI पब्लिक को एक पेपर G-SEC इशू करता है। G-SEC पेपर के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। प्रिंसिपल, सरकार को दिया गया ओरिजिनल अमाउंट, इंटरेस्ट, लोन पर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट परसेंटेज, और डेट ऑफ मैच्योरिटी DO मैच्योरिटी, वो स्पेसिफिक डेट जब इन्वेस्टर को उसका पैसा वापस मिलेगा। लोग G-SEC में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जहां किसी दोस्त को दिया गया लोन 10% इंटरेस्ट बोलकर भी डूब सकता है, वहां गवर्नमेंट का रिटर्न गारंटीड होता है, चाहे लीगल केसेस या डिलेज के साथ ही क्यों न आए। बॉन्ड्स भी एक तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं, और G-SEC और बॉन्ड्स दोनों SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेशन में इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर SLR 18% है तो इसमें गोल्ड और G-SEC बॉन्ड्स शामिल हो सकते हैं। मार्केट में मनी सप्लाई MS को मैनेज करने के लिए RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO द्वारा G-SEC की बाइंग और सेलिंग करता है। जब RBI G-SEC बाई करता है तो वो पब्लिक से पेपर वापस लेता है और उन्हें कैश जैसे 1000 करोड़ रुपीस देता है, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इसके अपोजिट जब मार्केट में एक्सेसिव लिक्विडिटी होती है तो RBI पब्लिक को G-SEC सेल करके उनका पैसा अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। मनी मार्केट के टूल्स इंटरबैंक लेंडिंग के लिए होते हैं जैसे SBI द्वारा PNB को लेंडिंग। ड्यूरेशन के बेसिस पर इन इंस्ट्रूमेंट्स को कॉल मनी अप टू 7 डेज लोन, नोटिस मनी 14 डेज लोन और टर्म मनी मोर देन 14 डेज लोन में कैटेगराइज किया गया है। जहां RBI और बैंक्स के बीच के इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं, वहां इंटरबैंक लेंडिंग के इंटरेस्ट रेट को मिबोर मुंबई इंटरबैंक ऑपरेशन रेट कहा जाता है। गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए कैश मैनेजमेंट बिल्स CMB का यूज अप टू 91 डेज के लिए होता है और ट्रेजरी बिल्स T-बिल्स का यूज 182 डेज या 364 डेज के लिए होता है। इस तरह मनी मार्केट का समरी टाइमलाइन बनाता है 7 डेज कॉल मनी, 14 डेज नोटिस मनी, 14 जोड़ डेज टर्म मनी अप टू 91 डेज CMB, 18236 डेज T-बिल्स और 365 जोड़ डेज होने पर ये कैपिटल मार्केट बैन जाता है। कमर्शियल बिल्स और ट्रेड बिल्स का मतलब किसी इनवॉइस बिल के अगेंस्ट लोन लेना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्पेयर पार्ट्स कंपनी हुंडई को 50 लाख रुपए वर्थ के सीट्स हेडलाइट्स सप्लाई करती है और हुंडई उन्हें 50 डेज के पेमेंट प्रॉमिस का इनवॉइस देती है, लेकिन कंपनी को मारुति सुजुकी के 40 लाख रुपए के टेंडर के लिए इमीडिएट कैश चाहिए, तो वो हुंडई के इनवॉइस को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ले जाकर US पर लोन ले सकती है।
बैंक बाद में हुंडई से 50 लाख रुपए कलेक्ट करता है, अपना इंटरेस्ट लोन अमाउंट रिटेन करता है और बाकी पैसा कंपनी को दे देता है। इस प्रोसेस को कमर्शियल ट्रेड बिल्स की ट्रेडिंग कहते हैं और एनबीएफसी फैक्टर एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जो स्पेसिफिक इनवॉइस फैक्टरिंग लेंडिंग अगेंस्ट इनवॉइसेस में स्पेशलाइज करती है। कैपिटल मार्केट दो प्राइमरी टाइप्स की सिक्योरिटीज से डील करता है, डेट, बॉन्ड और इक्विटी शेयर्स। डेट एक लोन इंस्ट्रूमेंट होता है जो फिक्स्ड इंटरेस्ट, लो रिस्क, जीरो वोटिंग राइट्स ऑफर करता है और इसमें गवर्नमेंट कंपनीज डोमिनेट करती हैं, जबकि इक्विटी ओनरशिप पार्टनरशिप रिप्रेजेंट करता है जो वेरिएबल प्रॉफिट, डिविडेंड, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल वोटिंग राइट्स ऑफर करता है और इसमें प्राइवेट कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, अदानी डोमिनेट करती हैं। स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स में प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं जो बॉन्ड्स और इक्विटी के बीच में होते हैं। इनमें डिविडेंड इक्विटी की तरह और पेमेंट प्रायोरिटी डेट की तरह दोनों के क्वालिटीज होते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये सेमी कन्वर्टेबल जहां बॉन्ड का कुछ पार्ट कैश और कुछ पार्ट शेयर्स के रूप में मिलता है, या फुली कन्वर्टेबल जहां 100% बॉन्ड वैल्यू इक्विटी में कन्वर्ट होती है हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है या लिक्विडेट होती है तो मनी एक स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में रिटर्न होता है। सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को पे किया जाता है क्योंकि उन्होंने लोन दिया था, हाई प्रायोरिटी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और सबसे आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है क्योंकि उन्होंने ओनरशिप का रिस्क लिया था, लो प्रायोरिटी। ओनरशिप स्ट्रक्चर के चेंजेस को नेशनलाइजेशन जब प्राइवेट एंटिटी लैंड गवर्नमेंट ओन्ड बन जाती है, ई.जी. गवर्नमेंट बाइंग प्राइवेट लैंड फॉर हॉस्पिटल, और प्राइवेटाइजेशन जब पब्लिक गवर्नमेंट एंटिटी प्राइवेट एंटिटी में कन्वर्ट होती है, में बांटा गया है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट शेयर्स को प्राइवेट एंटिटीज को बेचना होता है। सेबी रूल्स 2010 के अंदर यह फेज्ड ऑफलोडिंग प्रोसेस 4 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 गवर्नमेंट 76%, प्राइवेट 24%, स्टेज 2 गवर्नमेंट 51%, प्राइवेट 49%, स्टेज 3 गवर्नमेंट 24%, प्राइवेट 76%, जहां कंपनी इफेक्टिवली प्राइवेट बन जाती है, और स्टेज 4 गवर्नमेंट 0%, प्राइवेट 100%, जैसे एयर इंडिया। बॉन्ड यील्ड इन्वेस्टेड मनी पर अर्न्ड इंटरेस्ट का रेशियो होता है, जिसका फॉर्मूला है टेक्स्ट बॉन्ड यील्ड इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट इंटरेस्ट अर्न्ड टेक्स्ट बॉन्ड प्राइस। बॉन्ड यील्ड इंटरेस्ट रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इंटरेस्ट रेट 10% से 20% बढ़ता है तो यील्ड बढ़ता है, और बॉन्ड प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ता है, जैसे सेम 10 रुपीज इंटरेस्ट अर्न करने के लिए 120 रुपीज पे करना, तो यील्ड डिक्रीज होता है। कॉमन मन के लिए म्यूचुअल फंड्स मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करने का तरीका है, जिसमें बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा पूल किया जाता है। जैसे 10,000 इन्वेस्टर्स मिलकर 100 करोड़ रुपए पूल बनाते हैं और इस पूल को एक एक्सपीरियंस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। रिस्क मिनिमाइज करने के लिए एएमसी सेफ बॉन्ड्स, जी-सेक्स, प्रेफरेंस शेयर्स और हाई रिवॉर्ड इक्विटी शेयर्स के मिक्स में इन्वेस्ट करती है। इसलिए एग्जाम ट्रैप स्टेटमेंट कॉमन मैन डायरेक्टली इन्वेस्ट्स इन इक्विटी थ्रू म्यूचुअल फंड्स फॉल्स है, क्योंकि एक्सपर्ट कंपनी इन्वेस्टिंग करती है। आखिरी में प्राइमरी इक्विटी ऑफरिंग्स में आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तब होता है जब कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर सेल करती है, जैसे फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू में जब अलख पांडे सिर के पास 100% ओनरशिप थी और उन्होंने 10% पब्लिक को सेल किया, या पेटीएम और एलआईसी जबकि आईपीओ के बाद दूसरी बार या सब्सिक्वेंट टाइम्स पब्लिक को शेयर सेल करने को एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो दोस्तों, ये था फाइनेंशियल मार्केट्स का पूरा कंप्लीट चैप्टर एक हाई वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन या लर्निंग में हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली कोई भी मास्टर क्लास मिस ना हो। आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।